नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो प्रीवियस ईयर यानी 2018 में पूछे गए रेलवे ग्रुप डी के मैथ्स प्लस साइंस के न्यूमेरिकल हल कर रहे थे, उसमें से अब तक आपकी 35 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। ये पार्ट 36 है, जिसमें अपन 7 दिसंबर के प्रथम पारी में पूछे गए सवाल हल करने वाले हैं। बहुत से कैंडिडेट ने जो कमेंट किया था कि जो एंड वाले मंथ में एग्जाम हुआ था दिसंबर मंथ में, उनके पेपर काफ़ी डिफिकल्ट थे, तो वो पहले सॉल्व कराई। तो अब से इस सीरीज़ में ये दिसंबर मंथ के पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ। वैसे पूरी कोशिश रहे कि एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हो जाए। तो वीडियो को लाइक करते हुए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर देना। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो आपके रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पर आधारित टोटल 35 ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं। तो आपके पास अभी अच्छा समय है लॉकडाउन में। डेली आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी पर रखिएगा। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और बहुत ही कम प्राइस में, ये मात्र 99 रुपये में आपको मिलने वाला है धुरीना एप्लीकेशन पर। तो आपको प्ले स्टोर से धुरीना एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो भी दिया हुआ है कैसे आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसमें अभी आपके लॉकडाउन के बाद जो 10+2 का एग्जाम होने वाला है, इसकी भी स्पेशल टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो लिंक भी है, कैसे ज्वाइन करना है वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, 18,769 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो ये आपकी बिल्कुल ऑप्शन से बनने वाला सवाल है। यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे, देखिए 18,769 है, मैं ऑप्शन में 137 को 130 मान लूँगा। तो 130 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 है, और डबल जीरो लगा दूंगा यानी 16,900। ये जो वैल्यू है ना, ये 16,900 से बड़ी है। अब देखिए 137 से बाकी सभी वैल्यू छोटी हैं, और जो आपकी पूछा गया है वो ये वैल्यू से बड़ी है, 130 से बड़ी है। 18,769 है, वो 130 के स्क्वायर से बड़ा है, इसका मतलब वो 130 से बड़ी। तो एक ही राशि यहाँ पर 137 है, डायरेक्टली आपको टिक करना होगा 137। बाकी आप इसको भाग विधि से भी कर सकते हो, जिनको पता नहीं है, वैसे मैं बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ। तो 18,769 का वर्गमूल आपको भाग विधि से कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पेयर युग्म बनाना पड़ेगा। दो दो का 21 डिजिट से स्टार्ट करना है। यहाँ से एक का नहीं बन रहा है तो आगे जीरो लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला जो युग्म है उसमें देखना है कि किसका स्क्वायर करो कि एक आ जाए। डायरेक्टली दिख रहा भाई, एक का स्क्वायर करेंगे तभी एक आएगा, तो मैंने एक का स्क्वायर किया है। एक का स्क्वायर करने पर कितना आया, एक आया, तो यहाँ पर मैंने एक लिख दिया। और किसका स्क्वायर किया, एक का, तो एक के नीचे एक लिख दिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक और एक को जोड़ना है, दो होते हैं, एक में से एक गया जीरो। अगला यहाँ पर पूरा युग्म उतर जाएगा 87। अब आपको दो के आगे जो भी संक्रिया करनी है, तो क्या करना है, इसमें भी फिर स्क्वायर वाला खेल है। मैं किसका स्क्वायर करूँ कि मेरे को 87 मिल जाए। दो तो यहाँ पर फिक्स रहेगा, आगे आपको लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ले लेता हूँ, दो के आगे एक लिया, तो नीचे भी मैं एक से गुणा करूंगा। अब 21 का एक से गुणा 21 आएगा, आपको 87 चाहिए। यदि मैं दो लेता हूँ, 22 का दो से गुणा करूंगा तो 44 आएगा, वो भी नहीं बनेगा। फिर देखिए यहाँ पर दो ले रहे तो नीचे भी दो लेना है, यहाँ पर 3 लूंगा तो नीचे भी मैं 3 ले लूंगा। अब 23 का मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना मेरे को प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 69। तो 69, वैसे इसको जोड़ना है, यहाँ पर 69 यहाँ पर आ जाएगा आपकी। कितनी बार किया मैंने, 3 बार किया है। अब इनमें आपको यहाँ पर भी आपने एक और एक दो जोड़ा है, यहाँ पर भी आपको 23 और 3 जोड़ने हैं। तो 23 और 3 कितने हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं। अब आपको माइनस करना है 87 में से 69 गए, पीछे कितने रहे, तो यहाँ पर आपके रह जाएंगे 18। कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। अब ये वाला पेयर उतर जाएगा 69। इसी प्रकार आगे भी आपको करना है, जैसे कि यहाँ पर आपकी हो जाएगा, डायरेक्टली मैं बताऊँ तो 7 से हो जाएगा। मैं 7 से इससे गुणा करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 7 और 7 49, हासिल के 4, और 7 और 6 कितने हो गए 42, और 4 आपके 46 हो गए। और फिर आपकी हैसल के फिर 4 गए, 7 और 2 14, और 4 18। तो ये 1869 मिल गई, और शेषफल आपका जीरो रह जाए। कितनी बार गया, 7 बार। तो 137 इस प्रकार आपकी भाग विधि से होता है, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको डायरेक्टली कीजिएगा, जो भी ऑप्शन में है उसको देखकर स्क्वायर कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से
चल रही हैं, इस समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखिए शुरुआत में जो प्रारंभिक वेग था, इनिशियल वेलोसिटी जो यू कहते हैं, जिसको आप यू बराबर कितना था 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये त्वरित हो रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड में इसका वेग है वो 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। तो 1 मीटर सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, तो यहाँ पर 5 सेकेंड चली ना, कितना बढ़ गया 5 से, भाई 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, तो 5 से कितना हो गया 5 सेकेंड में, तो 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा, यानी डायरेक्टली ये 10 मीटर पर सेकेंड जो कि दे रखा है। तो इसमें जो अंतिम वेग निकल के आ रहा है जो v है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है तो आप देख सकते हो 5 सेकेंड का यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है। बाकी त्वरण है वो a बराबर आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है भाई, कार कितनी चली है दूरी। तो न्यूटन की गति का जो द्वितीय समीकरण कहता है दूरी में है वो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर आपको प्रारंभिक वेग दे रखा है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड है, त्वरण दे रखा है तो अंतिम वेग की आवश्यकता ही नहीं है। 5 सेकेंड है तो ऑटोमेटिक तो आपको पता चल जाएगा भाई अंतिम वेग कितना है, क्योंकि त्वरण का मतलब ही है वेग में 1 सेकेंड में कितना परिवर्तन हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी आपको लेनी है u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, t आपको लग रहा है 5 सेकेंड का समय लग रहा है, तो 5 गुणा 5 प्लस हाफ, यहाँ पर प्लस है हाफ, और a का मतलब त्वरण कितना है 1 का है, गुणा 1 टी स्क्वायर, यानी t 5 सेकेंड है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 25 प्लस 25 बटा 2, 25 का अर्ध है आपकी 12.5, 25 प्लस 12.5 है, तो ये कितने हो जाएंगे आपकी 37.5, जो कि टोटल डिस्टेंस कवर की गई है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे कि पहला क्वेश्चन था उसी की तरह ये भी आप हल कर सकते हो। 25,281 का आपको वर्गमूल है, भाग विधि से मैंने बता दिया है। डायरेक्टली कैसे करना वो देखिए। 149 लगभग किसके पास में है 150 के, यानी यहाँ पर मैं 15 जो पीछे वाला इकाई अंक है उसको हटा रहा हूँ। 143 है, ये लगभग 140 के इक्वल है। इनका आप वर्ग स्क्वायर करना इजी हो जाता है। 139 ये भी 140 के इक्वल है, ये 160 के इक्वल है, लगभग बराबर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 150 के स्क्वायर के लिए 15 का स्क्वायर कितना 225, तो 22,500। अब देखिए आपको जो पूछा है वो है 25,200। अब 149 से ये संख्या भी छोटी है, ये भी छोटी है, बड़ी कौन सी है 159 है। अब ये 149 का स्क्वायर 22,500 आ रहा है, ये 149 का नहीं 150 का आ रहा है। मैंने एक अधिक लिया है 149 से, फिर भी 25,000 इससे ज़्यादा है, मतलब 143 तो हो ही नहीं सकता जब 149 का ये ज़्यादा हो रहा है। तो क्या है 149 से बड़ी ही डिजिट होगी, तो बड़ी कौन सी इसमें, सिर्फ ऑप्शन 4 आप डायरेक्टली देखना है बिना देखे हुए भी, और अन्य कौन से ऑप्शन है वो छोटे हैं, तो बड़ी यही 159 हो जाएगी। और इसमें आप करेंगे बाकी सभी तो छोटी, भाई जब 149 का नहीं हुआ तो 143 के कैसे होगा, 14 का 196 है, तो ये तो 19,600 के आसपास ही बैठ जाएगा। इसी प्रकार इसमें ही है, और ये 160 है ना, तो 16 का स्कोर आपको पता होना चाहिए 256, यानी 25,600 के आसपास ये निकल के आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पर आपने 160 ज़्यादा लिया है तो ये ज़्यादा आ गई थोड़ी, 159 है, तो ये वाला ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बाकी भाग विधि से बताए हैं वैसे भी आप कर सकते हो। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, एक दुकानदार 210 लीटर, 615 लीटर और 960 लीटर की क्षमता वाले 3 पीपों में से एक डिब्बे से तेल निकालकर बेचता है। तो ये इतनी क्षमता वाले 3 टोटल ड्रम हैं जो भी, इनमें से ये एक डब्बे की सहायता से तेल निकालकर बेचता है। डब्बा सभी पीपों में से कोई अवशेष छोड़े बिना सारा तेल निकाल सकता है, तो इस डिब्बे का अधिकतम आकार क्या होगा। भाई डिब्बे का कौन सा यहाँ पर एक यूनिवर्सल जिसमें वॉल्यूम आ जाए कि इन तीनों में से पूरा का पूरा तेल निकल जाए, यानी 210 में भी, 615 में से और 960, ये 3 अलग अलग लीटर क्षमता वाले जो पीपे हैं, इनमें से आपको एक ही डिब्बे से तेल निकालना है, और मैक्सिमम अधिकतम आकार इसका पूछा है। तो आप क्या कहेंगे, अधिकतम आकार मतलब क्या हुआ, तीनों में से निकल रहा तो इनका भाग तो जाएगा इसमें, इस वाली संख्या का 210 में भी जाएगा, 615 में भी, 960 में। आप कहेंगे 2 का जा रहा है, लेकिन आपको अधिकतम पूछा है, 2 लीटर का नहीं चाहिए, अधिकतम कितना हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, 2 टर्म आपने जरूर सुना होगा, एक तो है एलसीएम, एक है HCF। तो लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो आ जाए, देखिए लीएस्ट नाम से स्पष्ट है, लघुत्तम है, आपको अधिकतम चाहिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो इसमें आपको 210, 615, 960 के फैक्टर गुणनखंड करने हैं, देखना है इनमें से कौन से तीनों के गुणनफल में हाईएस्ट कॉमन है, वो वाला आपको निकालना है। तो 210, 615 और 960 का आपको क्या निकालना है, HCF यानी मस निकालना है। तो डायरेक्टली आप इसमें ऑप्शन से भी देख सकते हो, आपको ऑप्शन में देखना है भाई कौन से ऑप्शन से जो कि सबसे बड़ा है, बड़ा ट्राई कीजिए क्योंकि आपको अधिकतम पूछा है। तो 20 का यदि मैं ट्राई करूंगा तो 20 का भाग जाना चाहिए 210 में भी, 615 में भी और 960 में भी। तो अभी अब 210 में अभी 20 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 210 में 20 का नहीं जाएगा, 10.5 बार पूरा नहीं जा रहा है, तो 20 तो हो ही नहीं सकता। फिर आप 15 से ट्राई कीजिए, 210 में 15 का भाग बिल्कुल जा रहा है, कितनी बार, 14 बार चला जाएगा। और 615 में भी 15 का जा रहा है, 41 बार चला जाएगा। 960 में 15 का चला जाएगा आपके 64 बार। तो यानी 15 वो वाली लीटर वाला क्षमता वाला डिब्बा हो जाएगा जिसमें से, और 210, 615 और 960 का एलसीएम क्या निकल के आपके HCF है ना, मस से क्या निकल के आ गया, 15 लीटर। महसे में क्या है, आपको जो भी डिजिट नंबर दिए हुए हैं उनका गुणनखंड करना है और कॉमन गुणनखंड कौन से हैं वो देखना है। सभी कॉमन गुणनखंड रहेंगे तीनों का, वही आपकी महसे होगा। 2 से 1 से अधिक कॉमन है तो उनका गुणा करके आप कैलकुलेट करेंगे। अगला सवाल है बिल्कुल ईजी सा, आपको एक गुणा करना है 0.065, इसका गुणा करना है 0.4 से। तो 4 का इनसे गुणा कर दीजिए, ये कितनी बार चला जाएगा, 27, 24 और 2 26। अब देखिए यहाँ पर दशमलव का खेल है बाकी सभी। तो 3 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3 है, एक यहाँ पर 4, तो 4 डिजिट आपको पॉइंट के पीछे रखनी है। 1 2 3, एक और 0 लेना है, यहाँ पर पॉइंट लगाना, तो आपके 4 डिजिट हो जाएगी पीछे, 1 2 3 4। आंसर क्या आ गया, 0.0260। तो यहाँ पर आप देखिए 0.026, पीछे कितने भी 0 लगाओ तो 0 हटा भी जाए तो कोई फर्क नहीं, 0.026 ऑप्शन 2। अगला सवाल यहाँ पर, एक परीक्षा में दुर्बा को 70% अंक मिले हैं। तो एक एग्जाम में दुर्बा को 70% अंक मिले हैं, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उनका कुल जो प्राप्तांक है वो 78% हो रहा है, दोनों एग्जाम का कुल प्राप्तांक 78% है, तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक कितने का पेपर था जिनको उसमें 70% मिले हैं। तो मैं मान लेता हूं कि पेपर था आपके प्राप्तांक, जो अधिकतम अंक है प्राप्तांक में y मान लेता हूं, और जो पूर्णांक, ये तो प्राप्त किए गए अंक है, और जो पूर्णांक है, पूर्णांक यानी अधिकतम अंक कितने का पेपर है वो x हो जाएगा। तो कितने अधिकतम अंक यानी पूर्णांक x मान लिया, प्राप्तांक y है। तो शुरुआत में हमको 70% मिल रहा है। 70% का मतलब क्या हुआ, यदि टोटल पूर्णांक 100 का था तो उनको प्राप्त हुए 70। तो यहाँ पर मैंने पूर्णांक कितने का माना है, x का, प्राप्त हुआ y, तो y बटा x बराबर 70/100 आप कह सकते हो। इसको मैं थोड़ा और इजी करूँ तो ये 0 से 0 गया, और y बराबर कितना हो गया, y बराबर आप कहेंगे 7/10, x यहाँ पर भाग में इस साइड आएगा तो गुणा में, y बराबर 7/10 x ये वाला हो गया। अब जो सेकेंड कंडीशन क्या कहनी है, ये वाला मैं समीकरण 1 दे देता हूँ कि एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। अन्य एग्जाम में जब 25 में से 20 किए, दोनों में इनको 78% अंक हासिल हो गए। तो अन्य परीक्षा का मैं साथ में ऐड करूं, पहले वाले में इन्होंने y प्राप्त किए हैं, अन्य परीक्षा में इन्होंने 20 प्राप्त किए हैं। तो प्राप्त कितने हो गए, y + 20, दोनों का मिला के y + 20 हो गया। कितने में से है भाई ये, तो पहले वाली परीक्षा में पूर्णांक x का था, इस वाले में पूर्णांक 25 का है, तो x + 25, दोनों को मिला के कितने मिल रहे हैं, इनको 78 मिल रहे हैं, यानी 100 में से 78। अब इसमें आपको क्या करना है, y की वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करनी है। तो y के स्थान पर 7/10 x लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, y बराबर 7x/10 प्लस क्या है 20 बट्टा में आपकी x + 25 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस, जब मैंने 10 एलसीएम लिया तो 7x प्लस 20 का 10 से गुणा 200, और बट्टा में आपकी हो जाएगा 10 नीचे चला जाएगा x + 25, इसके बराबर में क्या है 78/100, क्या है 78/100 है। 10 यहाँ से जाएगा आपके, तो ये 78/10 रह जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा और इजी करूँ तो किस टाइप से कर सकता हूँ, यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। तो आपके पास क्या था, 7x प्लस जो 200 था, नीचे था x + 25 बराबर 78 जो 100 था उसमें 10 तो कट हो गया, 10 रह गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 7x × 10 यानी 70x बराबर प्लस 200 का 10 से करूँगा तो 2000 हो जाएगा, बराबर 78x प्लस
78 का यदि मैं 25 से गुणा करता हूँ, 78 और 25 का ये 1950 आ जाएगा। इसमें आपको जो भी वेरिएबल हैं, चर है, उनको एक साइड ले आइए और जो अचर है उनको एक साइड है। तो 78 70 इधर साइड आएगा तो 8x हो जाएगा। 8x बराबर 2000 में से 1950 गए पिछड़े 50। 8x बराबर 50 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50/8 करेंगे, ये हो जाएगा आपके 6.25। तो x आपने क्या माना था शुरुआत में, x आपने माना था पूर्णांक कितने का है। शुरुआत एग्जाम में पूर्णांक आपने x माना है जो कि 6.25 निकल के आ गया। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, पहचाने कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू। वैसे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब आपको स्टेटमेंट दे रखा है p माइनस क्यू बराबर 12 हो और pq बराबर 4 हो, पी क्यू बराबर 4, पी माइनस क्यू बराबर 12 हो। अब देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली देखूँ तो दो वेरिएबल है आपको पास, पी और क्यू, और दो ही समीकरण है। तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए दो समीकरण जो यहाँ पर दिए हैं, यानी कथन दोनों पर्याप्त होने चाहिए। दोनों 1 और 2 पर्याप्त हैं, एक कथन से काम नहीं बनेगा क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल हैं, दो समीकरण तो चाहिए ही चाहिए। अब ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात करें पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना होगा, तो इसमें आपको दो चीज़ें दी गई हैं, पी माइनस क्यू। अब देखिए पी माइनस क्यू और p प्लस क्यू को आप कैसे रिलेट करते हो तो आपको पता होना चाहिए। p माइनस क्यू है ना, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस 2pq। जब मैंने p प्लस क्यू का किया तो इसमें प्लस 2pq है, इसमें माइनस 2pq है। आपको p प्लस क्यू का होल स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि p माइनस क्यू की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। इसका होल स्क्वायर किया तो ये आ गया, लेकिन p प्लस क्यू में तो ये आता है तो माइनस 2pq आ रहा है, लेकिन आपको चाहिए यहाँ पर प्लस 2pq। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें प्लस 4pq लिख देता हूँ। प्लस 4pq क्यों लिखा, क्योंकि प्लस 4pq लिखने पर इसको मैं प्लस 4pq करूंगा तो 4pq में से 2pq गए, पीछे कितने रहे, प्लस 2pq रहे। आपको चाहिए क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq चाहिए, इसलिए मैंने 4pq कर दिए, 2 ज़्यादा कर दिए ताकि कम होने पर प्लस 2pq रह जाए। तो ये वाले समीकरण से आप p प्लस क्यू का होल स्क्वायर निकाल सकते हो। अब आप इजीली यहाँ पर बात करें, p माइनस क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी भाई, 12 दे रखी है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा पी क्यू, 4 गुणा पी क्यू यानी 4 गुणा 4। अब 12 का स्क्वायर आपको पता है 144, 4 गुणा 4 आपके 16 हो जाएगा। तो 144 के साथ 16 ऐड करेंगे तो ये 160 आ जाएगा। ओके, अगला सवाल है, इससे पहले और अभी एक सवाल आया था सेम उसी की तरह सवाल है। तो क्वेश्चन इस पेपर में रिपीट ज़्यादा हुए एक जैसे। तो एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए हैं। अधिकतम अंकों में से कुछ अंक, अधिकतम अंक यानी प्राप्तांक है ना जो, वो मैंने मान लिया x है। कुछ अंक प्राप्त हुए हैं यानी ये तो पूर्ण प्राप्तांक यानी कितने प्राप्त हुए हैं वो अपन ने y मान लिया। पूर्णांक कितने का, इस पेपर का टोटल जो अधिकतम अंक यानी पूर्णांक, अधिकतम कितने मिल सकते हैं, जो पूर्णांक होगा उतने ही मिलेंगे जितने का पेपर था, वो अपन ने x मान लिया। प्राप्त y हुए हैं प्रतिशत के रूप में, ये 75/100 है। मतलब क्या हुआ, y जो प्राप्त हुए हैं x में से वो कितने हुए, y यानी 75 हुए हैं, 75% यानी 75/100। तो 100 का यहाँ पर पूर्णांक है, y प्राप्तांक है जो कि 75% प्राप्त हुए हैं। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न ऐड कर दें, तो प्रश्न पत्र में यदि एक और प्रश्न ऐड कर दें एक अंक का, जो कि 1 नंबर का सवाल है, एक प्रश्न जोड़ दिया गया है तो उसका उत्तर सही हो जाता है। भाई उत्तर सही देता है वो, यदि एक और सवाल ऐड करे 1 नंबर का तो आंसर सही देता। मतलब क्या हुआ भाई, जब y प्लस कितना हो गया, ये तो हो रहा है, इनको प्राप्त हो रहा है, ये सही उत्तर दे रहा है। 1 अंक का सवाल का तो 1 जोड़ देंगे, कितने में से है भाई, पहले x का पूर्णांक था, अभी एक और 1 नंबर का सवाल जोड़ा तो x प्लस 1 का पूर्णांक है। जब ये हो जाता है तो कितने परसेंटेज बन जाते हैं, तो 76% बन जाते हैं। तो बराबर में मैं करूँगा 76/100। यहाँ से जो y की वैल्यू है वो अपन इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, y बटा x बराबर 75/100 यानी 25 का भाग दूंगा 3 बार, 25 का 4 बार, तो y बराबर आपके आ जाएगा 3/4।
4x। अब y की वैल्यू 3/4x है जो यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास से, समीकरण 1 में रखूँगा तो ये इस टाइप से आ जाएगा 3x/4 प्लस 1, वाई के साथ मैंने एक ऐड कर दिया, नीचे x+1 है, बराबर में आपके 76/100 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3x+4 बट्टा यहाँ पर x+1, नीचे 4 चला गया और 76 कितने हैं भाई 100 है, और 100 में मैं 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 25 बार चला जाएगा। अब इनको आपको वज्र गुणा करना है जो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे, 3x गुणा 25 करूंगा तो ये 75x प्लस 25 गुणा 400 बराबर में 76x प्लस 76। अब इनको आप बिल्कुल, ये 76x है, इनको अपन वेरिएबल एक साइड लें तो 76x माइनस 75x हो जाएगा, इधर आपकी 100 माइनस 76 यानी x बराबर कितना हो गया यहाँ से 24, x बराबर 24 है, x जो पूर्णांक है वो 24 निकल के आ गया। ऑप्शन 1 करेक्ट है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं थी। अगला सवाल यहाँ पर एक साइंस का सवाल है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच में लगभग कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। अब देखिए जब ध्वनि तरंगे हैं, जैसे कि कोई भी ध्वनि तरंग यहाँ से निकल रही है, वो दूर स्थित किसी भी पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि बोला जाता है। जो परावर्तित ध्वनि है वही प्रतिध्वनि है। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो श्रोता है यानी जो सुनने वाला है, तो श्रोता एवं परावर्तक सतह है, यहाँ पर सुनने वाला है और जो परावर्तक सतह है, इनके मध्य मिनिमम है वो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इससे कम दूरी हो गई तो वहाँ से आपको प्रतिध्वनि सही नहीं सुनाई देगी और कान पर जो ध्वनि का प्रभाव रहेगा ना वो 1/10 सेकेंड तक रहता है, यानी सेकेंड का 1/10वें भाग तक आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी जब डिस्टेंस 17 मीटर हो। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर एक वृत्त में त्रिज्या ए बी, ये अपन ने वृत्त बना दिया, इनको बोल रहा है त्रिज्या ए बी, मैंने कोई त्रिज्या ए बी ले ली, को डी पर स्पर्श रेखा डी ई, ये ई पॉइंट मान लेते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ से बनानी है आपको, डी ये बिंदु हो गया, डी ई स्पर्श रेखा है, तो डी पर स्पर्श रेखा डी को स्पर्श करने के लिए विस्तारित किया जाता है। इस त्रिज्या ए बी को मैंने यहाँ पर विस्तारित कर दिया। इसमें दो डिस्टेंस दी है, ए बी आपको 24 है, बी डी आपको 8 दे रखा, डी ज्ञात करनी है। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, आई थिंक त्रिज्या ए बी के स्थान पे जीवा होना चाहिए, जीवा ए बी होगी ना इस टाइप से, ये ऐसे डायग्राम बनेगा, ये ए बिंदु बी बिंदु, ये 24 है तो ये 8 है, ये त्रिज्या नहीं, यहाँ पर जीवा होना चाहिए। तो जीवा ए बी है ना, जीवा जब ए बी होगी तो ये थ्योरम हो जाएगा, जब डी ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी गुणा बाहर वाले बी डी। अब डी ई का स्क्वायर, डी ई तो आपको ज्ञात करना है, इसका स्क्वायर बराबर ए डी। अब ए डी कौन सी हो गई, ये वाली टोटल लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है 24, तो ये है 8, ये है 24 और 8 32, 32 गुणा बी डी कितनी है ये 8, 32 गुणा 8 करेंगे तो आपके यहाँ पर हो जाएगा, इसको मैं कुछ वर्गमूल निकालना है ना तो मैं ऐसे कर देता हूँ, 32 को मैं ले लेता हूँ 16 गुणा 2 गुणा 8 है ना, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 गुणा 16 ये करेंगे तो आपकी आंसर आ जाएगा 16, जो डी ई है वो 16 सेंटीमीटर। अगला सवाल है जो कि प्रत्येक पारी में इस टाइप से एक सवाल पूछा जाता है, इसमें आपको टोटल XYZ कंपनी है, इसमें जो टोटल प्रोडक्ट है मेमोरी डिवाइस बेचे जाते हैं वो है 1,50,000, तो टोटल यानी 100% इक्वल है यहाँ पर 1,50,000, तो 1% कितने के इक्वल हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 से भाग दे दीजिए, तो 1% आपकी 1500 के इक्वल है। जब 1% 1500 के इक्वल है, आपको पूछा है SD मेमोरी कार्ड है ना ये वाले, ये 50% है, 1500 के इक्वल है तो 50 कितने के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 75,000 के इक्वल, ऑप्शन 3। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि माना कि प्रत्यास्थ स्प्रिंग का विस्तारण उस पर लटके भार के अनुक्रमानुपाती होता है, जो स्ट्रिंग है उसका अपन विस्तारण करेंगे तो भार पर डिपेंड करेगा, जितना भार बढ़ेगा उसका विस्तारण उतना ही बढ़ जाएगा। यदि 220 ग्राम का भार है वो 3.2 सेंटीमीटर का विस्तारण करता है तो कितने भार से 24 सेंटीमीटर का विस्तारण प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर जो दिया रखा है एक एक नियम लग जाएगा आपकी कि 220 कितने भार से 24 सेंटीमीटर का विस्तार
होने वाला कितना भार लगेगा 24 सेंटीमीटर के विस्तार में। तो 1 सेंटीमीटर का विस्तार देख लेते हैं, उसमें कितना भार लग रहा है। 3.2 सेंटीमीटर के विस्तार में लग रहा है 220 ग्राम। 1 सेंटीमीटर के विस्तरण में ये लग जाएगा 220 बटा 3.2 ग्राम। आपको चाहिए 24 सेंटीमीटर का करना है, एक में इतना लगता है, तो 24 के लिए आप क्या करेंगे, 220 बटा 3.2 गुणा 24 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1650 ग्राम। काफ़ी इजी सवाल था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4.5 के एक्स प्लस 13.5 के बराबर 0 के पुनरावृत्त मूल हैं तो के की वैल्यू क्या होगी, कौन जो शर्त को पूरा करेगा। अब देखिए आपको जानना होगा पुनरावृत्त मूल क्या होता है। जो द्विघात समीकरण होता है ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इनमें आप जब रूट मूल निकालेंगे, जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बराबर आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस प्रकार ये निकल के आता है। तो इसमें आपको यदि बात करें पुनरावर्त मूल की, तो ये जो अंडरूट के अंदर रूट के अंदर वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है, इसे d बोला जाता है, जो विवेचक इन्हें बोलते हैं। तो d की वैल्यू जब 0 होगी तब मूल आपके पुनरावर्त होंगे। पुनरावर्त मूल यानी समान मूल मिलने वाले हैं। जो दो रूट मिलेंगे इसमें दोनों ही इक्वल होंगे, क्योंकि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर मैं 0 रख दूंगा तो आपको रूट क्या मिलने वाला है, दोनों ही सेम मिलेंगे, माइनस बी बट्टा 2a, सेकेंड भी माइनस बी बट्टा 2a। यही पुनरावर्त मूल होते हैं जो दोनों इक्वल मूल होते हैं। उस केस में आपका विवेचक d बराबर 0 होता है, जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो शून्य के इक्वल हो जाएगा। यदि ये विवेचक d बराबर है ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी 0 से बड़ा हो जाए, उस केस में मूल तो आपके वास्तविक मिलने वाले हैं। d बराबर 0 में भी मूल वास्तविक और समान यानी पुनरावर्त होते हैं। d का मान 0 से बड़ा है तो मूल तो आपके वास्तविक होंगे, लेकिन वो समान नहीं होंगे, असमान, दोनों मूल अलग अलग होंगे। जब d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है तब मूल आपको वास्तविक नहीं मिलेंगे, अवास्तविक मिलेंगे, और जो मूल है वो सम्मिश्र रहेंगे और संयुग्मी रहने वाले हैं। संयुग्मी यानी जैसे p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू, इस टाइप से मूल आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पुनरावर्त है तो d बराबर आपको 0 मान के चलना है। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू जिस पर मूल आपके पुनरावर्त हो जाए। तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, मैं आपको क्या कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर देता हूँ। यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। b होता है आपके x का गुणांक, x का गुणांक क्या है 4.5 k है, तो बी स्क्वायर यानी 4.5 k का स्क्वायर करना है। 4.5 यानी मैं 9/2 ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर कर दीजिए और k का स्क्वायर हो जाएगा। -4 गुणा a होता है x का गुणांक जो कि 1 है, तो 1 का मैं कुछ लेता नहीं हूँ और c का मैं ले लेता हूँ। 13.5 है, 13.5 यानी आपके 13 दूनी 26 और 27/2 का स्क्वायर, तो ये आपके 27/2 का स्क्वायर तो नहीं करना, डायरेक्टली सी करना आपको यहाँ पर बराबर 0। अब इनको आप कैलकुलेट कर दीजिए, ये हो जाएगा 81/4 के स्क्वायर माइनस ये 4 गुणा 27/2, तो ये 2 से कट जाएगा, 27 दूनी 54। और इसमें भी 4a में क्या था 4ac, c में 13.5 k था, क्या था 27/2 k, तो यहाँ पर भी 54 k हो गएगा और ये 0 हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, k का कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से हो जाएगा 81/4k माइनस 54 बराबर 0। अब k गुणा बराबर 0 यानी k बराबर 0 हो गया एक, तो k बराबर 0, यहाँ से आप देखिए k बराबर 0। सेकेंड यहाँ पर बात करूँ, एक और k की वैल्यू निकल के आ रही है, वो इस वाले से आ जाएगी जो कि है 81, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 81/4k माइनस 54 बराबर 0। यहाँ से 81/4k बराबर 54, या फिर k की बात करें तो 54 गुणा 4/81 करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3, जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, ये एक साइंस का न्यूमेरिकल है। अब तक जो आपकी 35 पार्ट हुए हैं ऐसा सवाल नहीं आया, ये एक नया सवाल है। तो 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन है जो रेगुलर चेन रहती है, जिसमें न तो किसी सिरे से पतली है न मोटी, यानी एक समान उनकी रहने वाली है मोटाई और चौड़ाई जो भी है।
तो ये चैन है वो टेबल पर ऐसे रखी गई है, तो ये अपन टेबल ले लेते हैं। इस पर इस प्रकार से रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर, टोटल जो 2 मीटर लंबाई है ना इसका 60 सेंटीमीटर है। ये टेबल के कॉर्नर से यहाँ से ये चैन लटक रही है, जो 60 सेंटीमीटर है वो लटक रही है, यहाँ से ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इस पर कुछ ऊपर से इस प्रकार से ये आ रही है। और इसमें क्या है, आपको चैन का कुल द्रव्यमान 4 kg दे रखा है। तो कुल द्रव्यमान यानी जो 200 सेंटीमीटर की चैन का द्रव्यमान वो 4 किलोग्राम है। आपको चाहिए टेबल पर पूरी चैन खींचने हेतु कितना कार्य करना होगा। ये जो चैन लटक रही है ये भी टेबल पर आपको खींचना है ऊपर इस साइड में, तो कितना कार्य करेंगे। कार्य होता क्या है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, बल यहाँ पर mg है, विस्थापन जो भी इस चैन का h होगा, तो mg गुणा h फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पर चैन का द्रव्यमान कितना होगा, पूरी चैन का तो 4 किलोग्राम है, पूरी चैन यानी 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर का ये द्रव्यमान है वो 4 kg है। सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 60 सेमी दे रखा है, तो मीटर को भी मैंने सेंटीमीटर कर दिया है। आपको चाहिए इस 60 सेंटीमीटर का द्रव्यमान, तो 1 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 4/200, और 60 का कितना हो जाएगा गुणा 60। 0 से 0 गया, ये 5 बार 6/5 kg। जो 60 सेंटीमीटर लटक रही है इसका द्रव्यमान है 6/5 किलोग्राम। यहाँ पे आपको क्या एक मुख्य कंसेप्ट है कि जो ये चैन है, ये जो चैन लटक रही है इसका जो द्रव्यमान रहेगा वो कहाँ पर फोकस है, तो सेंटर ऑफ मास रहता है वो, जो ये एक समान है तो मध्य में होगा। सेंटर ऑफ मास जो द्रव्यमान है वो मध्य में होगा। तो टोटल ये 60 सेंटीमीटर है ना, तो इसका द्रव्यमान होगा 30 सेंटीमीटर पर। आपको एक्चुअल में जो कार्य करना है ना वो 30 सेंटीमीटर ऊपर लाने में करना होगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास है 30 सेंटीमीटर पर जो मध्य में होता है। तो 30 सेंटीमीटर इसकी आपको लंबाई जो लेनी होगी, h हाइट है वो 30 सेंटीमीटर लेनी होगी। तो कार्य कितना हो जाएगा, m है 6/5 किलोग्राम, g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण, और h यहाँ पर जो कार्य कर रहे हो वो h लगने वाला है। जो सेंटर ऑफ मास तक जितनी लंबाई है वही हाइट रहने वाली है। तो ये लंबाई कितनी हो गई, टोटल 60 थी तो 60 की आधी हो गई, यानी आप कहेंगे 30/60 की आधी कितनी हो गई, ये 30 बटा, देखिए ये किलोग्राम है, ये जूल में आ रहा है, तो यहाँ पर मैं मीटर में लूँगा, जो वैल्यू है वो मीटर में लेने वाला हूँ। यहाँ से केजी में निकल के आ गई, तो ये सेंटीमीटर का तो लफड़ा ही नहीं होगा। यहाँ पर जो 30 सेंटीमीटर आप ले रहे हो वो मीटर में लीजिए 30/100, क्योंकि मीटर ऐसा ही है, जूल भी ऐसा ही है, बाकी किलोग्राम भी आपके ऐसा ही में निकल के आ रहा है। यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर दीजिए, ये आपके 10 से 0 गया, और ये 6 बार 6 और 6 का 36/10 यानी 3.6 जूल आपके टोटल कार्य करना पड़ेगा इस चैन को ऊपर टेबल पर लाने के लिए। तो आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु आपको पता होनी चाहिए, पुत्र की मैंने x वर्ष मान ली है। अब पिता की आयु आप देख सकते हो, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी 3x हो जाएगा। माँ की यहाँ पर बात करूँ तो पुत्र की आयु है ना वो अपनी माँ की आयु की 3/8 है। पुत्र की माँ से 3/8 है, इसका मतलब माँ की कितनी हो जाएगी, जस्ट उल्टी 8/3 हो जाएगी। माँ की बात करें पुत्र की तो माँ से 3/8 है, तो माँ की 8/3x हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, जो माँ के 8/3x है ना, इससे पुत्र की निकालूं तो पुत्र की आयु है, माँ से 3/8 करूंगा इसका, 3 से 3 8 से 8 गया, जो x पुत्र की आएगी, x ये आपने मानी है, तो जो माँ की आयु निकलेगी वो पुत्र की आयु का 8/3 हो गया, क्योंकि सवाल दे रखा है कि पुत्र की आयु माँ की आयु का 3/8 है, तो अपन ने माँ का पुत्र से उल्टा कर दिया। यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है, पिता यानी 3x माइनस 8x/3 है, ये बराबर में कितना है 4 है। इसको मैं एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 8x, 4 और 3 का इधर 12 हो जाएगा बराबर में, यानी x बराबर 12 वर्ष। जो x पुत्र की मानी है वो 12 वर्ष आ गई। अगला सवाल देखिए, 2 प्रवेशी का पाइप एक खाली टंकी को क्रमश 17 घंटे और 25.5 घंटे में भर सकते हैं। ए पाइप ले लिया, बी ले लिया, यहाँ पर 3 पाइप एक निर्गम भी हैं। तो ए ये 17 घंटे में भर सकता है, बी 25.5 घंटे में भर सकता है, पाइप सी निर्गम है जो कि भरी टंकी को 8.5 घंटे में खाली कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेना है। जो भी दशमलव है उसमें एलसीएम लेने के लिए आप सबसे पहले बड़ी संख्या का देखिए,
यहाँ पर बड़ी संख्या का पहाड़ा करिए, 25.5 का मैं 2 से गुणा करूँ तो ये हो जाएगा 51। अब आपको देखना है क्या इस बड़ी संख्या का जो भी आपने पहाड़ा किया है उसमें जो बची हुई संख्या है उनका भाग जा रहा है। तो 17 का 51 में बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार? 3 बार जा रहा है। 25.5 का तो 2 बार जा ही रहा है। 8.5 का ये 6 बार जाएगा तो 48 और 6 और 5 का 30, 3 यानी 51, यानी ये आपके 6 बार चला जाएगा 8 का 8.5 का। इसका मतलब क्या हुआ? 51 एलसीएम निकल के आया है। मतलब है इस टंकी की क्षमता है वो 51 यूनिट है। 51 यूनिट जो टंकी में पानी आ सकता है। ये 17 घंटा में 51 यूनिट भरता है तो 1 घंटे में कितनी भरेगा? 3 यूनिट। ये 25.5 घंटा में 51 भर पाता है तो 1 घंटे में 2 यूनिट। और ये 8.5 घंटे में खाली कर देता है तो 1 घंटे में ये 6 यूनिट खाली कर पाएगा। अब देखिए जो आगे वाली लैंग्वेज, जब टंकी भरी हुई थी पूरी 51 लीटर या जो भी यूनिट है वो टंकी में भरी हुई थी, पाइप सी को 1 घंटे के लिए खोल दिया गया। सबसे पहले सी को खोला, ये तो भाई खाली कर रहा है तो इसने 6 लीटर खाली कर दिया। अब 51 में से इन्होंने 6 लीटर खाली किया तो 51 माइनस 6 बराबर, अब रह गए 45 लीटर पानी उसमें रह गया जब सी को 1 घंटे के लिए खोला। नेक्स्ट यहाँ पे फिर उसे बंद करके पाइप ए 1 घंटे के लिए खोला। ए यहाँ पर 3 लीटर भर रहा है, न कि खाली कर रहा है। जब ए को 1 लीटर खोला तो इसने 3 भर दिया, 45 प्लस 3 कर दिया तो इसने 48 लीटर कर दिया 1 घंटे में। फिर उसको बंद करके पाइप बी को 1 घंटे के लिए खोलता है। बी क्या करता है? ये 2 लीटर भर देता है। अब 48 के साथ 2 और जोड़ दीजिए, ये हो गए 50 लीटर। इसने 1 घंटा खोला, इसको भी 1 घंटा, इसको भी 1 घंटा, यानी 3 घंटे में इन्होंने क्या किया? टंकी जो 51 लीटर थी जब तीनों को इस प्रकार खोला गया तो इन्होंने 50 लीटर कर दी। यानी 3 घंटे में ये क्या कर रहे हैं? 1 लीटर खाली कर रहे हैं। 3 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 घंटा बराबर 1 लीटर खाली हो रही है। टोटल 51 लीटर है। अब ये क्या है? यही सीक्वेंस दोहराई जाती है, टंकी खाली होने तक ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। दोहराने का मतलब सबसे पहले पाइप सी खोलेंगे, फिर ए खोलेंगे, फिर बी खोलेंगे। सी यहाँ पर 6 लीटर खाली कर रहा था, ए 3 कर रहा था, बी 2 कर रहा था। इस प्रकार ये कर रहे थे, 6 खाली कर रहा था, ये भर रहे थे दोनों। तो यहाँ पर क्या हुआ? 3 घंटे में 1 लीटर खाली हो रही है, टोटल 51 लीटर हैं। तो आप कहेंगे डायरेक्टली भाई जब 1 लीटर ये एक सीक्वेंस में हो रही है एक बार, तो 51 बार ट्राई करना पड़ेगा ताकि पूरी टंकी 51 लीटर खाली हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैं मान लेता हूँ इनको मैंने 45 बार ट्राई किया। कितनी बार किया? 45 बार। क्यों माना वो भी बताऊंगा। तो 45 बार में इन्होंने 45 लीटर खाली कर दिया। अब आपके पास कितने रह गए? 51 माइनस 45 यानी 6 लीटर रह गए। अब फिर वो आप सीक्वेंस दोहराएंगे तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले सी को खोलेंगे। जब मैंने सी को खोल दिया तो सी क्या कर देगा? ये 6 लीटर है ना, सी 45 तो खाली हो गया, 51 में से 45 तो यहाँ पर हो गया। पीछे जो 6 लीटर बची थी, जैसे ही मैंने सी को खोला इसने 1 घंटे में 6 के 6 खाली कर दिए। मतलब मेरे को कितने घंटे लगे? तो 45, तो ये 45 लीटर 45 बार इनको जब मैंने खोला है, एक बार में 3 घंटे लग रहे हैं। तो 45 बार में कितने हैं? 45 गुना 3 करूँगा तो ये आपके हो जाएगा 135 घंटे। प्लस कौन सा घंटा? जो लास्ट में मैंने सी को 1 घंटे के लिए खोला है, इसने पूरा ही 6 लीटर खाली कर दिया जो बचा हुआ था। तो एक ये यानी टोटल 136 घंटे लगने वाले हैं। 136 घंटे का मतलब दिन कितने हो गए भाई? 136 घंटे में आपके दिन हो जाएंगे 1 घंटा, मतलब 24 घंटे में एक दिन होता है। 24 का 10 से 240 यानी 120, 5 दिन में 120 घंटे हो जाएंगे। 120 घंटे हैं वो 5 दिन में हो जाएंगे। यहाँ पर 120 से कितना ज़्यादा है? 16 घंटे। तो 120 यानी 5 दिन प्लस 16 घंटे लगने वाले हैं। 136 घंटे का मतलब 5 दिन और 16 घंटे में ये टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। तो बिल्कुल ईजी सा है। मैंने थोड़ा लैंग्वेज लंबी है और समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप अपने आप से करेंगे तो ये बहुत ही कम समय में होने वाला है। जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर बता देता हूँ। ये जो एक 17 घंटे में 25.5 में और एक 8.5 में कर रहा था, एलसीएम 51 आ गया तो 3 हो गया, ये 2 हो गया। और ये आपके 6 घंटे में जो खाली करेगा 51 टोटल क्षमता है। इनको पहले खोला
सी को तो 6 खाली किया तो 45 रह गया। फिर इस प्रकार ए को खोला और बी को खोला, इन्होंने 5 भर दिया तो ये वापस 50 हो गया। यानी टोटल 3 घंटे में आपके 51 से 1 ही कम हुआ है 1 लीटर। तो 3 घंटे में जब 1 लीटर कम हुआ है, आपको चाहिए 51 लीटर कम करना। तो आप यदि डायरेक्टली मैं करता हूं, क्योंकि ये लास्ट में ये सीक्वेंस दोहराई जा रही है, तो फिर सी का नंबर आएगा एक बार जो 6 लीटर खाली कर देगा अचानक पूरी की पूरी। इनको भरने का मौका ही नहीं मिल रहा है, आपको खाली ही तो करनी है। तो 45 बार तो मैंने ट्राई किया तो 45 लीटर खाली हो गया, 51 चाहिए आपको खाली, 45 हो गया, शेष 6 रहा। और जैसे ही मैंने सी को खोला 6 यानी 1 घंटे में इसने 45 गुणा 3 45 बार किया तो ये 135 प्लस सी वाला 1 घंटे में पूरा कर देगा। तो ये 136 घंटे यानी 5 दिन 16 घंटे। अगला एक जो सवाल है कि एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के परमाणु, 1 मोल यानी एसिटिक एसिड को आपको एक जो यौगिक लेना एक बार ही। तो एसिटिक एसिड है CH3COOH, एक बार लिया, यानी इसको 2 से 3 से ऐसे गुणा नहीं करना, 1 मोल ये हो गया एसिटिक एसिड। तो CH3COOH जो एसिटिक एसिड, इसे एथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। तो इसमें कितने ऑक्सीजन हो गए? 1 2। डायरेक्टली देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर जो एक केमिस्ट्री का सवाल है, तो एल्काइन, एल्कीन और एल्केन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्डिंग रहती है तो उसमें CN कार्बन CN और हाइड्रोजन में 2N-2 करना है। एल्कीन जो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्डिंग है तो उसका फॉर्मूला CnH2n है। एल्केन में CnH2n+2 करना है, ये एल्केन का। तो ऑप्शन ए के फॉर्मूले सही है। अगला सवाल है, यहाँ पर आपको साइन 45 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक हिंट अच्छी दे दी गई है कि साइन A माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आप क्या करेंगे, साइन 45 है, डायरेक्टली तो आपको वैल्यू पता नहीं है। जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है इसकी वैल्यू की बात करें तो आपको साइन की कौन सी वैल्यू पता रहती है? साइन 0 की पता रहती है, फिर साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की और 90 की, 180 की, ये आपको वैल्यू पता रहती है। आपको 15 की चाहिए तो ए और बी किसको मैं 2 वैल्यू को घटा दूं, जैसे कि मैंने 60 में से 45 कर दिया तो 60 की पता है, 45 को पता है, 60 माइनस 45 कितने हो गए आपके? ये 15 हो गए। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। तो मैं साइन A माइनस बी, साइन 45 तो आपको चाहिए तो साइन A माइनस बी यानी मेरे को साइन 15 चाहिए। तो 15 के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 60 माइनस 45 लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा आपके? साइन 15 ही तो बन जाएगा। तो साइन ये A हो गया, ये B हो गया। इसका मतलब साइन A कॉस B, मतलब क्या है? साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस यानी कॉस 60 और साइन 45। अब आप क्या कीजिए, साइन 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए जो कि है √3/2 गुणा कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और माइनस आपको करना है कॉस 60 यानी जो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और फिर आपके साइन 45 की ये 1/√2 जो कॉस 45 की है। और इसका आप ज्ञात कर सकते हो, ये √3/2√2 हो गया माइनस 1/2√2। एलसीएम आ जाएगा इसमें आपके बराबर में 2√2√3 माइनस 1। आप जैसे इसको आंसर देखेंगे √3 माइनस 1/2√2, लेकिन यहाँ पर हर देखिए, हर में आपको कहीं भी रूट नहीं मिलने वाला है, यानी हर का परिमेयीकरण कर दिया गया है, इसको परिमेय संख्या में बदल दिया गया है। तो इसको मैं परिमेय संख्या में कैसे बदलूंगा? √3 माइनस 1/2√2 है परिमेय, यानी जो √2 है इसको मैं ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। इसको गुणा किया तो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1 का √2 से गुणा। यहाँ पर ये √2 और √2 गुणा होने पर आपके 2 हो जाएंगे, तो 2 गुणा 2 4 हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 4 इसमें प्राप्त हो रहा है, इसको भी अंदर गुणा करता हूँ। √3 गुणा √2, 3 दूनी 6, रूट के अंदर गुणा हो जाएंगे तो √6 माइनस √2 और 1 का गुणा √2/4, √6 माइनस √2/4। तो ए बी और सी एक साथ किसी काम को 2.4 दिन में कर सकते हैं, एक साथ कर रहे हैं, यानी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c है बराबर 1/2.4।
2.4 दिन में कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, एक दिन में कितने करेंगे, एक दिन में इसका 1/2.4 कर देंगे और जैसे ही 2.4 दिन हो जाएंगे तो आपका पूरा कार्य एक हो जाएगा। तो ये एक दिन का कार्य है, 1/2.4 है, 2.4 दिन में पूरा एक कार्य हो जाता है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता हो जाएगी। ए और बी को 4 दिन की आवश्यकता होती है इस काम को करने में, यानी 1/a प्लस 1/b कर दूं तो ये आपके 1/4 एक दिन में कर लेंगे। और यदि उनमें से केवल 2 ही काम करते हैं, यानी बी और सी, ये 3 दिन में कर देते हैं, यानी 1/b प्लस 1/c बराबर ये 3 दिनों में कर देते हैं। ये कार्य क्षमता एक दिन की हो जाएगी आपकी 1/3। अब यहाँ पर बी अकेला काम करता है तो कितने दिनों में कर सकता है, बी अकेला करता है तो कितने दिनों में कर सकता है वो देखिए। तो इसमें 3 समीकरण आपके पास हैं, 3 ही वेरिएबल है ABC, इजीली ज्ञात कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें 1/a है, 1/b 2 बार है, तो मैं 2 और 3 को एक बार ऐड कर देता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, 1/a प्लस 2/b प्लस 1/c बराबर 1/4 प्लस 1/3। इनको भी तो ऐड करना है, 2 और 3 में 1/4 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 12, 4 और 3 7, तो 7/12 हो गया। और इसमें आप क्या करेंगे, आपको चाहिए सिर्फ b, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये जो समीकरण आया है 4 में से एक को माइनस कर दूं, तो ये माइनस करूंगा जब ये पूरा माइनस हो जाएगा, 1/a माइनस चला गया, 1/c चला गया। अब 2/b माइनस 1/b करेंगे तो 1/b तो रहेगा। अब 1/b बराबर माइनस किया आपने 7/12 माइनस 1/2.4, ये भी तो आपको करना है 1/2.4। इसमें मैंने क्या किया, 2.4 को मैंने 10 से गुणा कर दिया ऊपर और नीचे, तो 10/24 हो गया, एलसीएम 24 और फिर बार दूनी 24, 7 दूनी 14 माइनस 10, तो ये 14 माइनस 10 यानी 4/24 यानी 1/6। अब 1/b बराबर कितना आ गया, 1/6। तो b की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 1/6, और 6 दिन का पूरा गुणा करूँ तो ये पूरा एक काम हो जाएगा, यानी टोटल 6 दिन लगने वाले। अगला सवाल यहाँ पर, विपरीत दिशाओं से आ रही 2 ट्रेनें, एक की लंबाई है 144.5 मीटर है, एक की लंबाई है 165.5 मीटर है, दोनों यहाँ पर 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। हर घंटे 2 ट्रेनों की संयुक्त गति, तो ये पार करती हैं, आमने सामने से आ रही है विपरीत दिशाओं में, इनकी संयुक्त गति कितनी होगी जो 9 सेकेंड में 9.3 सेकेंड में पार करती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ये कितनी दूरी तय कर रही है, दूरी अपनी लंबाई के बराबर, एक ट्रेन ऐसे आ रही है ऐसे आ रही है, तो टोटल कितनी चलेगी, ये अपनी लंबाई, दोनों की लंबाई के योग के बराबर चलने वाली है। तो इनका योग कितना हो गया, 144.5 और 165.5, तो ये है 310 मीटर हो गया। तो 310 मीटर की दूरी हो गई। और इसमें मैं अभिष्ट चाल की बात करूं, अभिष्ट चाल कितनी हो जाएगी, चाल होती है दूरी बटा समय, तो दूरी तो 310 हो गई और समय ले रहा है 9.3 सेकेंड का, तो 310 बटा 9.3 करूँगा तो ये हो जाएगी आपकी 100/3 मीटर पर सेकेंड। ये चाल आ गई 100/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको क्या चाहिए, इसमें संयुक्त गति ये किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए इसमें भी। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा कर देता हूँ। 18/5 से गुणा किया, ये हो गया आपकी 20, ये आपकी 6, 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 1। तो ये आपके संयुक्त गति यानी दोनों ट्रेनों की गति स्पीड का योग यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अगला सवाल देखिए, 25 पुरुष किसी काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। तो मैं क्या मानता हूँ, यहाँ पर जो एक पुरुष है ना, वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर लेता है। एक पुरुष एक दिन में 1 यूनिट, तो 25 पुरुष एक दिन में कितने करेंगे, 25 यूनिट करेंगे। यहाँ पर 1 घंटा ले लेते हैं, जो प्रश्न में घंटा दे रखा है ना, तो एक पुरुष 1 घंटे में 1 यूनिट करता है, तो 25 पुरुष 1 घंटे में 25 यूनिट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर 8 घंटे करते हैं, तो टोटल इन्होंने कितना कर दिया, 25 × 8 यानी 200 यूनिट काम
ये हो जाता है। 25 पुरुष किसी काम को 8 घंटे में कर सकते हैं, यानी जो काम है ना वो टोटल 200 यूनिट काम है यहाँ पर। 2 दिन के बाद 5 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। 2 दिन के बाद छोड़ा मतलब 2 दिन तो सभी श्रमिकों ने काम किया होगा, सभी यानी 2500 पुरुष हैं, श्रमिक हैं। तो 2 दिन में 25 पुरुष कितने कर सकते हैं? 1 दिन में 25 पुरुष 25 यूनिट, 2 दिन में 50 यूनिट काम ये हो गया है। 200 में से 50 हो गया, यानी 150 यूनिट काम अभी भी बाकी हैं, जो कि बचे हुए श्रमिक करने वाले हैं। 5 श्रमिकों ने काम छोड़ा है, अब श्रमिक रह गए 25 माइनस 5 यानी 20। 150 यूनिट काम है, 20 आपके पास लेबर हैं, 20 श्रमिक हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या कहा, एक श्रमिक है ना 1 दिन में 1 यूनिट करता है, तो 20 श्रमिक हैं वो 1 दिन में 20 यूनिट हैं। तो 1 दिन में 20 यूनिट कर पाते हैं। 150 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे? 150/20 करेंगे तो ये 7.5 दिन, या फिर जो घंटे इसमें दे रखे तो घंटे हो जाएंगे, 7.5 घंटे होने चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, सो इसको डिलीट किया गया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सीता की आयु राम, मोहन और सीता के औसत आयु की 2 गुनी है। राम की आयु राम, मोहन और सीता के औसत आयु के आदि हैं। तो मोहन की आयु 5 वर्ष है, राम, मोहन और सीता की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो सीता की आयु है, यानी जो सीता बराबर मैं ले लेता हूँ वो राम की आयु, सीता की आयु बराबर राम की आयु प्लस मोहन की आयु और सीता की औसत आयु। इसमें और आपको सीता लेना है। इनकी जो औसत आयु कितनी हो जाएगी? राम, मोहन, सीता की औसत आयु, यानी तीनों का योग करके मैंने 3 का भाग दे दिया। इनकी औसत आयु ये हो गई। अब जो सीता की आयु है, इनकी औसत आयु की 2 गुनी है, मतलब औसत आयु जो भी है इनका 2 गुना करेंगे तब आपको सीता की आयु पता होगी। इसको थोड़ा और अपन ईजी करें, कैलकुलेट करें तो 3 गुणा जो सीता की आयु है वो बराबर हो जाएगी 2 गुणा राम की आयु प्लस 2 गुणा मोहन। मोहन देखिए 5 वर्ष दे रखा है, 2 गुणा 5 यानी डायरेक्टली 10 प्लस 2 गुणा सीता। यहाँ पर इस साइड भी सीता है, इस साइड भी सीता है, तो सीता को एक साइड करता हूँ, 3 गुणा सीता है, इधर 2 गुणा सीता जो कि प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में है। 3 गुणा सीता माइनस 2 गुणा सीता, यानी आपके सिर्फ 1 गुणा सीता कहे, या फिर सीता बराबर 2 गुणा राम प्लस 10। तो 2 गुणा राम प्लस 10 हो गया आपके सीता बराबर। ये मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ। सेकेंड केस की बात करूँ, राम की आयु, तो राम की आयु मैंने R कह दिया, बराबर राम की आयु बराबर राम प्लस मोहन प्लस सीता। राम की आयु राम प्लस मोहन प्लस सीता, इनकी औसत यानी बट्टा 3, औसत का आधा यानी गुणा 1/2। तो इसको थोड़ा इजी करते हैं, तो आप क्या करेंगे, 3 दूनी 6 यानी 6 गुणा राम, तो 6 गुणा राम यानी 6R बराबर राम प्लस मोहन की कितनी है 5 वर्ष है, प्लस 5 प्लस सीता। ये आपके समीकरण 1 था, ये वाला समीकरण 1 था, और ये वाला समीकरण हो जाएगा 2। तो इसमें आपको ज्ञात करनी है सीता, राम और मोहन है, राम, मोहन, सीता की औसत आयु, यानी एक एक आपको आयु का पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सीता की आयु प्लस राम की आयु प्लस मोहन की आयु आपको ज्ञात करनी है और बट्टा 3 करना होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर सीता की आयु है वो 2R + 10 है, तो इसमें मैं सीता के स्थान पर 2R + 10 कर देता हूँ। तो कैसे हो जाएगा, 6R बराबर R + 5 प्लस सीता बराबर कितना हो जाएगा, प्लस सीता बराबर 2R + 10 यानी 2R + 10। और इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर 6R है, इधर कितने R है, 1R ये, 2R ये, 3R इस साइड करूँगा तो यहाँ पर रह जाएंगे 3R बराबर 15। R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर आपकी 15 में 3 का भाग दूंगा तो 5 वर्ष। तो R की आयु आपकी 5 वर्ष आ गई, यानी राम की आयु 5 वर्ष, मोहन की आपको पहले से ही दे रखा है, कितनी 5 वर्ष दे रखा है, राम की 5 है, मोहन की 5 है। अब सीता की आयु की बात करें तो किसी से भी आप निकाल सकते हो, सीता की आयु यहाँ से निकाल लीजिए, सीता बराबर राम की 2 गुना कीजिए, राम की 5 आई, 5 का 2 गुना किया कितना हो गया 10, उसमें 10 ऐड कर दीजिए तो 20 हो जाएगी। तो सीता की यहाँ पर 20 आ गई, बाकी दोनों की 5-5 है। तो इन तीनों का आयु का औसत कितना हो गया, 5 राम की, 5 मोहन की और सीता की 20 औसत है, बट्टा 3 कर दीजिए, 20 और 10 30/3 यानी 10 वर्ष हो गए इन तीनों का औसत।
इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें आपको 3 भुजाएं दे रखी हैं। जब त्रिभुज की भुजा पता हो, क्षेत्रफल के लिए आप किसका फॉर्मूला लगाते हैं? हीरोन का सूत्र लगाते हैं। यह सूत्र कहता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बराबर होता है रूट एस यानी अर्ध परिमाप एस माइनस ए, जो पहली भुजा है, एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। एस निकालना है जो अर्ध परिमाप है, परिमाप का आधा करना है। परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग होता है। 7.8 प्लस 5 प्लस 11.2 का आपको आधा करना है, तो ये ऐड करेंगे तो आपकी 24 हो जाएगा। 24/2 यानी 12। अर्ध परिमाप अब आपको 12 मिल गया है। एस के स्थान पे आपको 12 लेना है, तो ये आप सॉल्व कर देते हैं। बराबर रूट एस के स्थान पे 12 और 12 माइनस ए यानी 12 माइनस 7.5, तो 12 माइनस 7.5 यानी 7.8 है ना। 12 माइनस 7.8 बराबर 4.2 गुणा एस माइनस बी। अब एस आपके 12 है और 12 में से बी गया, बी कितना भाई 5 है, 12 में से 5 7 हो जाएगा, गुणा आपके 12 में से 11.2 करेंगे तो 0.8। अब इनको आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 282.24। अब 282.24 का आपको क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो अब आपको डायरेक्टली ऑप्शन से देखना होगा। अब ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए 16 दे रखा है, 18 दे रखा है और 17 दे रखा है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है और 18 का स्क्वायर 324 होता है। यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो 282 है। 282 है, ये किसके पास में आप कहेंगे 282 है? ये 17.4। 282 क्या है? 17 के स्क्वायर से तो कम है, 17 का 289 है, तो ये 17 से ज़्यादा ही है, 17.4। तो 17.4 से तो ये कम है। और 16.8, 16 का 256 है, 282 256 से ज़्यादा है। 17 से कम, 16 से ज़्यादा, तो 16.8 हो जाएगा ना। ऑप्शन 2 करेक्ट है। बाकी 18 17 से बहुत ज़्यादा है और 12 तो और भी कम हो जाएगा। तो डायरेक्टली इस प्रकार आप कर सकते हो या फिर भाग विधि से इसका वर्गमूल आपको निकालना होगा। वैसे ऑप्शन से ट्राई कीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगला सवाल, प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं वैसे सभी विषम होती हैं, एक को छोड़ दें। एक कौन सी? मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है और अभाज्य है, तो वो संख्या है 2। तो सभी वैसे संख्याएं तो विषम, अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। यहाँ पर पूछा है विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य हैं? प्राकृत यानी जो 1 से अनंत तक चलती हैं संख्या, 1 2 3 4 इस प्रकार। तो पहली 100 पूछा है। अब देखिए पहली 100 में आपको पूछा है प्रथम 100 संख्याएं। प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याएं। प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याएं यानी कहाँ तक आपको काउंट करना है? मैं 1 से 100 तक बहुत से कैंडिडेट काउंट कर देते हैं और 1 से 100 तक जो संख्याएं रहती हैं, 1 से 100 तक अभाज्य जो प्राइम नंबर वो कितने होते हैं? टोटल वैसे 25 होते हैं। लेकिन जो विषम पूछ लें 1 से 100 तक विषम कितनी हो जाएगी? तो 2 नहीं होता, 2 सम संख्या है। 2 को अपन माइनस करेंगे एक संख्या को, तो 24 संख्याएं हैं। 1 से 100 तक जो प्राइम नंबर है वो 25 होते हैं और विषम प्राइम नंबर है वो 24 हो जाएंगे। आपको प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्या पूछिए, तो प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्या यानी 1 से 100 तक तो 50 ही विषम संख्याएं हैं। 101 से फिर 200 तक 50 और विषम संख्याएं, यानी टोटल 100 विषम संख्या आपके लिए 1 से 200 तक आपको लेना होगा। यानी प्रश्न में पूछा है 1 से लेकर 200 तक जो भी विषम संख्याएं आती हैं उसमें कितनी विषम संख्याएं प्राइम है, अभाज्य हैं, जिसमें 1 के अतिरिक्त या फिर उसी स्वयं संख्या के अतिरिक्त किसी का भाग नहीं जाता है। तो आप क्या करेंगे, मैं बता दूं आपको, 1 से लेकर 100 तक जो प्राइम नंबर है, विषम प्राइम नंबर की बात करें तो 24 है, बाकी सभी 25 है। 24 तो ये हो गए, फिर आपके कोई सभी विषम ही होंगे फिर तो। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ आपके 101 से लेकर 200 तक, तो 101 से लेकर यानी 100 से लेकर 200 तक जो प्राइम नंबर है वो आपके 21 हो जाते हैं। और फिर 201 से 300 तक है वो प्राइम नंबर 16 है। लेकिन आपको प्रथम 100 विषम पूछा है, तो 200 तक आपके प्रथम 100 विषम संख्या आ जाएगी। तो ये टोटल कितना हो गया? 24 और 21 हो गया 45। तो टोटल संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं और विषम भी हैं, वैसे सभी विषम है, 2 को छोड़ दें। तो 100 पहली 100 200 तक है वो टोटल 45 संख्या। आई होप आपको समझ में आ गया ये। अगला सवाल यहाँ पर 5 2 2 7 3 और 8 है, ये संख्याओं का माध्य का आपको फाइंड आउट करनी है।
तो माध्य का यानी सबसे पहले इसको आप तो आरोही क्रम में बढ़ता हुआ क्रम रहता है, तो 2 2 फिर 3 5 7 और 8 माध्य का यानी अब आरोही क्रम में एडजस्ट करने के बाद सबसे बीच में संख्या कौन सी है, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6। जब संख्याएं सम में आती है तो बीच में 2 संख्या रहती हैं, तो ये 2 संख्या हैं, इसके इस साइड भी 2 इस साइड भी 2, यानी ये बीच वाली संख्या है। माध्य का यानी माध्य में 3 और 5 हैं। अब इनका आपको ले लेना है औसत, एवरेज कितना आ जाएगा 5 और 3 8/2 यानी 4। माध्य का कितनी आ गई 4 आ गई। जब सभी संख्याएं हैं वो विषम में रहती हैं, संख्याएं हैं टोटल विषम रहती है, तो मध्य में एक संख्या आपको मिल जाएगी डायरेक्टली, वही आंसर रहता है। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी और उसको आगे लागत मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया। यहाँ से देखो तो उन्होंने कितने में बेचा है, क्रय मूल्य जब सीपी आपको दे रखा है 2500 रुपये है, तो उनका एसपी कितना हो जाएगा, 15% अधिक में बेच रहा है, तो 2500 का 115/100 टोटल यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा। और 2500 का 115/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 2875 रुपये में इन्होंने बेची है। लेकिन यहाँ पर ये इनका टोटल लाभ नहीं हो रहा, बीच में इन्होंने टैक्स भी दिया 150 रुपये का। टैक्स देने पर उनकी कितने में यहाँ पर, और 2875 में तो इन्होंने बेची है, लेकिन 150 का टैक्स भी दिया है ना, तो ये 150 कम कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके 2725 में जो 2500 की वस्तु थी, फाइनली उनको 2725 में इतना लाभ हुआ। कितना हुआ, 2500 में से ये 225 का लाभ हुआ है। 2500 की थी, उनको 2725 में बेचा, वैसे 2875 में बेचा है, लेकिन 150 इन्होंने टैक्स भी दिया है ना। जो लाभ यहाँ से हो रहा है ना 2500 का कितना हो रहा है, 375 लाभ हो रहा है ना। 375 में से 150 तो इन्होंने टैक्स दिया, तो 150 तो ये डायरेक्ट कम हो जाएगा, यानी 225 का यहाँ पर लाभ हुआ है। तो कितने परसेंटेज लाभ हुआ है 225 का, कितने में से 2500 में से गुणा 100 करेंगे तो ये 9% का इनको लाभ हुआ है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला और जो आपके अंतिम सवाल है कि एक घन के किनारे की लंबाई है वो 60-80 सेंटीमीटर है। जो घन रहता है, घन के सभी जो भुजाएं हैं वो इक्वल रहती हैं। जो प्रत्येक यहाँ पर घन की प्रत्येक सतह पर पीले रंग से एक वृत्त पेंट किया जाता है। जैसे कि एक सतह ये हो गई, घन रहता है उसकी सतह कितनी है, 6 सतह रहती हैं। इस टाइप से जो घन है उसकी टोटल 6 सतह हैं, 1 2 3 4 और 5 6। तो प्रत्येक सतह है, एक सतह कोई भी लें, ये एक सतह आपके वर्ग के आकार की है। टोटल 6 सतह हैं, इनमें आपके एक वृत्त पेंट किया जाता है। इसमें वृत्त जो पेंट किया जाता है तो ये यथासंभव बड़ा क्षेत्र कवर करता है, यानी ये भुजाओं को कवर करता हुआ इस प्रकार वृत्त होगा, वो ही सबसे बड़ा क्षेत्रफल कवर करेगा। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या रहेगी ये पूरी व्यास है। तो ये व्यास कितना है, जो वर्ग है ना, ये इस वर्ग की भुजा की इक्वल व्यास है। जो वर्ग की भुजा है वो कितनी है, एक घन के किनारे की लंबाई जो किनारा रहता है वो 80 सेंटीमीटर है। तो ये पूरी 80 सेंटीमीटर है, तो वर्त का व्यास भी 80 हो जाएगा, यानी वर्त की त्रिज्या कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो टोटल यहाँ पर 6 सतह है, तो वर्त भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अब इन 6 वर्तों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये 6 वर्तों का क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है 6 गुणा पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 40 गुणा 40। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट में जाएगा, दशमलव में, जो 30,171.42 चला जाएगा। तो ये तो हो गया वर्त का क्षेत्रफल। आपको क्या पूछा है, यानी जो पेंट कर रहे हैं ना वर्त में, तो टोटल पेंट का ये क्षेत्रफल है। तो घन की पेंट न की गई, तो घन का टोटल क्षेत्रफल जितना भी है उसमें से मैं पेंट की हुई को माइनस कर दूँ तो शेष जो रहेगा वो नहीं की हुई का रहेगा। तो पूरे घन का क्षेत्रफल यानी टोटल 6 सतह हैं, एक का भुजा स्क्वायर है वर्ग के आकार के, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा कितनी है भाई, 80 की है, तो 6 गुणा 80 का स्क्वायर है। तो ये आपके हो जाएगा टोटल 38,400। अब टोटल 38,400 हैं, इसमें से मैं यदि पेंट वाला माइनस कर दूं, जो कि कितना था पेंट वाला 30,178, तो 38,400 माइनस 30,171.42 करेंगे तो 8,228.57 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आपको जो पेंट न की गई सतह है उसका क्षेत्रफल मिल गया। तो यहाँ पर जो 1 से लेकर 100 तक जितने भी साइंस के न्यूमेरिकल और मैथ के सवाल हैं वो सभी हैं, उनका सॉल्यूशन हो चुका है।
और मैं पीडीएफ फाइल की बात करूं, जो भी रेलवे ग्रुप डी की 135 शिफ्ट की जो पीडीएफ फाइल है मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए अवेलेबल करा दी है। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको सर्च करना है @TopTGK, डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के बाद आप जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे पोस्ट है और ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो 2 दिन पहले ही मैंने ग्रुप डी की सभी 135 शिफ्ट का पीडीएफ फाइल 281 MB की है वो डाल दी है, तो उसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।